फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं कि जो दो एलिमेंट होते हैं तो दो एलिमेंट कंबाइन होकर किसी कंपाउंड को बनाते हैं। तो ये बात है 16th सेंचुरी की। तो 16-17 सेंचुरी में साइंटिस्ट तब नहीं पता था कि कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं, तो साइंटिस्ट उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एलिमेंट किस तरह से रिएक्ट होते हैं और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तब उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये 5 लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो इस 5 लॉ के बेसिस पर जो एलिमेंट है वो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ये जो स्टार्टिंग के जो 4 लॉज हैं ये किस पर बेसिस है? ये बेसिस है मास पर बेसिस है। और ये वाला जो लास्ट लॉ है, लॉ नंबर 5, ये वॉल्यूम पर बेस्ड है। ये मास पर और ये वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये लॉ बोलता है कि मास कैन नाइदर बी created nor destroyed। इसका मतलब ये है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसके लिए इस लॉ को वेरीफाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडॉट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो मास होता है उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक उन्होंने एच शेप की लिम्स ऑफ एच शेप टेस्ट ट्यूब को लिया। अब ये जो टेस्ट ट्यूब थी वो ऐसी दिखती थी, ऐसी एक टेस्ट ट्यूब है जिसको एच शेप टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये इंटरकनेक्टेड थी यहाँ से और इसी के नाम पर इसको लैंडॉट भी बोल दिया गया। बाद में ये जो एपरेटस है इसको लैंडॉट एपरेटस बोला गया। ठीक है, ये यहाँ से पूरा पैक था। अब ये जो लैंडॉट है एपरेटस का नेम है और साइंटिस्ट का भी नेम था। ठीक है, तो इस एच शेप्ड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने इस तरफ क्या लिया? उन्होंने इस तरफ लिया NaCl को लिया एक तरफ, और एक तरफ लिया उन्होंने AgNO3 को लिया। ठीक है, एक तरफ NaCl और एक तरफ AgNO3 को लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो खाली एपरेटस था इसका वेट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके अंदर सॉल्यूशन को फिल किया। पहले तो वेट किया किसका? जो एम्प्टी वेसल है या एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है, इसका वेट किया। तो सपोज जैसे ये 100 ग्राम है, ठीक है, उसके बाद क्या किया? उन्होंने इसके अंदर इस सॉल्यूशन को फिल किया, है ना। उसके बाद उन्होंने फिर से वेट किया। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब इसका उन्होंने वेट किया। ठीक है, तो वेट करने पर यहाँ पर उन्होंने सपोज जैसे मिला 300 ग्राम। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट हो गया, अब यहाँ पर बिफोर रिएक्शन, मतलब जहां से रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, बस उन्होंने इसके अंदर रखा ही हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रिएक्शन को स्टार्ट किया, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, मिक्स करने के बाद जब रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? देखिए NaCl है, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? ये इस AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने पर ये बनाएगा NaNO3 और यहाँ पर AgCl का PPT बनेगा। ये AgCl का PPT बन गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? आफ्टर रिएक्शन फिर से उन्होंने क्या किया? वेट किया। आफ्टर रिएक्शन वेट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब।
तो फिर से उन्होंने वेट किया, तो यहाँ पर उन्हें कितना मिला, 300 ग्राम ही मिला। मैं सपोज करके एक वैल्यूज बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया, फिर से बता दूं, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले स्ट्रेच ट्यूब को लिया, स्ट्रेच ट्यूब का वेट किया, उसके बाद उन्होंने सॉल्यूशन को फिल करने के बाद फिर से दोनों का वेट ले लिया अभी, फिर उसके बाद रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने के बाद भी उन्हें सेम वेट मिला जो पहले था, वही उन्हें बाद में वेट मिला। मतलब कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल changes, the total mass of reactant is equals to total mass of the product। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही, यहाँ पर देखिए पहले रिएक्टेंट का मास कितना रहा होगा, 300 में से 100 था, हमारे एपरेटस का वेट कितना था, मैंने यहाँ पर पहले 100 लिखा था, तो 300 में से उस 100 को माइनस कर देंगे तो कितना था पहले, 200 ग्राम। और आफ्टर रिएक्शन में देखिए ये पैक है और इसमें से कोई हीट के फॉर्म में भी एनर्जी बाहर नहीं गई है, तो इसका वेट कितना आया यहाँ पर, 300 ग्राम आ गया। तो मतलब 100 तो इसका था, इस वेसल का था, इसको आपने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 200 ग्राम। मतलब कि यदि आपको किसी भी मैटर में कोई फिजिकल चेंजेस करवा ले, उसमें आप केमिकल चेंजेस करवा ले, मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का टोटल मास, यहाँ पर यदि 4 रिएक्टेंट लिए हैं तो चारों को मिलाकर टोटल जितना मास है, यहाँ पर प्रोडक्ट 1 बने, 3 बने, 5 बने, कितना भी बने, इसका मास जितना है टोटल रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी टोटल मास उतना ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा क्यों होता है कि आप पेपर को बर्न करते हैं, यदि पेपर भी तो एक मैटर है, पेपर को आप बर्न करते हैं तो बर्न करने पर आपको हैंड पर इतनी सी ऐश क्यों मिलती है, तो उसका रीजन ये है, जो साइंटिस्ट थे हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। उन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो मास जो है वो एनर्जी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर को बर्न करने पर यदि उसका वेट कितना रहा होगा, यदि 5 ग्राम रहा होगा, तो ऐश तो आपको 0.5 ग्राम 1 ग्राम की ऐश मिलती है। तो वो इसीलिए मिलती है क्योंकि वो जो आपका पेपर था उसमें से लाइट निकलता है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, आप पेपर को बर्न करते हैं तो जो मास है वो चेंज हो सकता है, किसके फॉर्म में, मास चेंज हो सकता है किसी भी एनर्जी के फॉर्म में। अब एनर्जी वो कोई रेडियो एक्टिव एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, रेडिएशन के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में वो चेंज हो सकती है। जैसे मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो सकता है पर कंजर्व्ड रहता है, वो सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। आपने पेपर को बर्न किया तो वो बर्न करने पर आपको जो 1 ग्राम 5 ग्राम आपने पेपर लिया तो इससे आपको 1 ग्राम ही ऐश मिली, तो बाकी जो वेट था 4 ग्राम वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो मतलब टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के बेसिस पर जब बाद में ये देखा गया, आइंस्टीन ने ये दिया E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इसके बाद इस लॉ को क्या भी बोला जाने लगा, इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डैश एनर्जी, ये भी इसको बोला जाता है। और इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी, लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी मतलब जिसमें कभी क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिसका उसको बोलते हैं इंडस्ट्रिबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी। इसके बाद अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ
6.3 gram NaHCO3 is added to 15 gram of CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, एसिटिक acid solution. Then residue is found to weight 18.0 gram. What will be the mass of CO2? The mass of CO2 ये पूछा है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का। अब इसमें आपको क्या लेना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट अभी हमने उस एक्सपेरिमेंट से देखा था। तो देखिए जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो NaHCO3 ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH3COOH के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 ये बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट का मास कितना दिया हुआ है, रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, इसका NaHCO3 का मास कितना है यहाँ पर 6.3 ग्राम और इसका मास कितना है, इसका मास है 15 ग्राम। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो जाएगा 6.3 प्लस 15.0 ग्राम, ये रिएक्टेंट का वेट है। तो प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का वेट होगा यहाँ पर 18 ग्राम। किसका वेट दिया हुआ है, रेसिड्यू का, मतलब ये जो हमारा रेसिड्यू बन रहा है इसका, ये दोनों रेसिड्यू के फॉर्म में होंगे। देखिए रेसिड्यू मतलब कि जो बच जाता है उसको बोलते हैं क्या, रेसिड्यू। और ये तो CO2 क्या है, गैस है। तो आप जिसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस भी एपरेटर्स में से यदि वो ओपन रहा होगा तो उसमें से CO2 बाहर निकल गई होगी, तो रेसिड्यू के फॉर्म में सिर्फ आपके एपरेटर्स में ये दोनों सॉल्यूशन बचे होंगे। तो इन दोनों का वेट बताया है कि इन दोनों का वेट कितना होगा 18 ग्राम। लेकिन ये टोटल है क्या, नहीं, CO2 तो बाहर निकल गई, तो कितना ग्राम CO2 है उसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा 21.3 ग्राम इज इक्वल्स टू 18 ग्राम प्लस X। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, X इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा आंसर 3.3 ग्राम, 3.3 ग्राम। तो यही क्या होगा हमारा वेट ऑफ CO2 का, ये हमारा वेट होगा, ठीक है। इसके ये हमारे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। इसको मैं क्लीन करती हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन, और इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट प्रपोर्शन या कंपोजिशन। अब ये क्या है, ये लॉ क्या है, पहले तो मैं यहां लिखती हूं, a given compound always contain exactly the same proportion by weight, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यदि कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो वो यदि नेचुरल रिसोर्स से दिया हुआ है या सिंथेसिस है या किसी भी रिसोर्स से दिया हुआ है, उसमें उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होता है उस कंपाउंड के अंदर, वो हमेशा सेम रहता है। कैसे, सपोज जैसे यदि आपको दिया हुआ है वाटर, H2O आपको दिया हुआ है,
तो ये H2O जो होता है इसकी फोटो ऐसी होती है, देखिए ऐसी ऐसी। अभी आप थर्ड चैप्टर में समझ जाएंगे कि ऐसी क्यों होती है इसकी फोटो। ये वाटर हो गया। अब इस वाटर में यहाँ पर इसका वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट जो है, इस ऑक्सीजन का वेट है होता है एटॉमिक वेट, मतलब इसका एटॉमिक मास 16। इन दोनों का मतलब इस एलिमेंट का टोटल मास कितना है, इन अ वन मॉलिक्यूल, इन अ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल और वन मोल, इन अ वन मोल, एक मोल में। इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट इसका 1 और इसका 1, मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट का टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया यहाँ पर 2, 1 1 + 1 2, H2 है ना, तो इसका 16, इसका कितना हो गया हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो यदि आप इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो कितना निकलेगा, प्रपोर्शन, मतलब कि उसका परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन देख लें आप, बाय रेशियो देख लें, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ये रिएक्ट करेंगे। तो इसका वेट यहाँ पर कितना है, इस H2O में इस ऑक्सीजन का कितना है, इस ऑक्सीजन का 16, इस हाइड्रोजन का है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1:8 में ये कंबाइन होते हैं। मतलब यदि आपके पास वाटर है तो वो वाटर इस प्लेनेट का है, किसी और प्लेनेट का है, किसी भी रिवर का है, किसी भी पॉन्ड का है, यदि वो वाटर है तो उसमें बाय वेट 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होगा। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही है, बाय रेस्पिरेशन से मिली आपको ये, बाय बर्निंग कोल से मिली है, बर्निंग कोल से मिली है। कोल का फॉर्मूला क्या होता है C, इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये, तो इससे CO2 मिली है, रेस्पिरेशन से आपको CO2 मिली हुई है, या फिर आपको बाय हीटिंग ऑफ CaCO3, इसको यदि जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर ये CO + CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से CO2 मिली हुई है, इस रिएक्शन से CO2 मिली हुई है, या इस तरह से CO2 फॉर्म हुई है। CO2 का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एक कार्बन होगा उसके अंदर और 2 क्या होंगे ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का वेट कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का वेट यहाँ पर हो जाएगा 32 और कार्बन का कितना हो जाएगा 12। तो ये 3:8 में ही मिलेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 में ही कंबाइन करेंगे, जहां पर भी CO2 फॉर्म हो रही है, वो किसी भी रिसोर्स से फॉर्म हो, उसके अंदर क्या होंगे बाय वेट कितना उसमें कंपोजिशन होगा 3:8 का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आपने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3 ये आपने लिया, अब यहाँ पर आपको प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, अभी तक आपने जो देखा एग्जांपल, जैसे आपने H2O देखा, जैसे CO2 देखा, तो इसमें आपने जो रेशियो निकाले थे वो रेशियो क्या थे, बाय वेट थे रेशियो। ठीक है, लेकिन प्रपोर्शन ही तो आपको देखना है, तो बाय वेट परसेंट भी आप चेक कर सकते हैं, बाय वेट परसेंट भी आप चेक कर सकते हैं। तो CaCO3 का हमने क्या किया, यहाँ पर यदि हम इसमें देखते हैं कि कैल्शियम का परसेंट कितना है, कैल्शियम परसेंट, कार्बन परसेंट और ऑक्सीजन परसेंट, ये तीनों के हम परसेंट निकाल कर देखते हैं कि कितने परसेंट निकलते हैं। जैसे कैल्शियम का परसेंट निकालना है तो कैल्शियम का परसेंट कैसे निकालेंगे, कैल्शियम परसेंट बाय वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ या वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ द कैल्शियम कितना होता है, इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास होता है 40, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड होगा, देखिए ये 40 होगा, इसका मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16, तो 16 12 40, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। तो 100 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से परसेंट निकालना है तो इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर कैल्शियम बाय वेट कितना आ गया आपका, कैल्शियम का परसेंट कितना है बाय वेट 40%। यदि आप कार्बन का परसेंट देखेंगे, कार्बन परसेंट यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मास
of the carbon, total mass of the compound, mass of the carbon 12, total कितना है कंपाउंड का मास 100 into 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, कार्बन का परसेंट कितना आ जाएगा बाय मास बाय वेट 12% आ जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन का मास लिखेंगे कितना हो जाएगा 16, टोटल मास लिखेंगे कितना हो जाएगा 100 into 100, ये 100 से 100 कैंसिल, ऑक्सीजन का परसेंट कितना आ गया यहाँ पर 16%। लेकिन ये मैंने सही किया है क्या? नहीं, ऑक्सीजन इसमें 3 प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना था, इसको 3 से मल्टीप्लाई, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा ये 48, तो यहाँ पर हमारा परसेंट कितना आ जाएगा 48। अब आप तीनों को कंबाइन करके देखिए 100 हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम 40% रहेगा, ऑक्सीजन 48% रहेगा और कार्बन 12% बाय वेट जब प्रेजेंट होगा तभी वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। किसी भी रिसोर्स से आप कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे उसमें बाय वेट रेशियो और परसेंट बाय मास उसमें यही होगा, फिक्स्ड उसमें क्या होगा प्रपोर्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाद के वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, तो उसके थ्रू भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सपोज यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, आप इसमें एक कॉपर है और एक ऑक्सीजन है, और ये जब इस रेशो में बनेगा तभी आप इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। आप किसी भी रिसोर्स से बना ले, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट रिएक्शन परफॉर्म की गई थी वो ये कि कॉपर पर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई गई थी, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करवाया गया था कॉपर को, तो बना ये CuO। सेकेंड में CuCO3 था, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इस क्यूप्रिक कार्बोनेट को हीट किया गया, तो इस रिसोर्स से भी हमको क्या मिला CuO प्लस CO2 यहाँ से रिमूव। थर्ड क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 टेकन ट्वाइस, इसको हीट किया गया, तो इसको हीट करने पर भी हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला, NO2 लिबरेट हुई और इसके साथ यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट। अब इन तीनों में हमें क्या मिल रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हमें मिला, ठीक है। तो पहले तो हम डिटेक्ट करेंगे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है कि नहीं एनालिसिस के थ्रू, क्यों, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर ऐसा CuO तो नहीं लिखा हुआ था, किसी रिएक्शन में हमें बना है क्यूप्रिक ऑक्साइड तो हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो पहले हमने तो ये पता लगाया कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, उसके बाद हमने इसके अंदर कंपोजिशन देखा दोनों का, कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन हमें सेम मिला, बाय वेट कंपोजिशन जो हमको मिला वो सेम। जो कॉपर होता है, कॉपर और ये ऑक्सीजन, कॉपर का जो वेट होता है वो 64.56 होता है, ऑक्सीजन का जो होता है ये 16 होता है, तो इन दोनों के बीच जो रेशियो है वो क्या रेशियो है 4:1। तो ये तीनों में हमको जो मिला बाय वेट रेशियो वो 4:1 ही मिला था, मतलब कि a given compound always contain exactly the same proportion, रिसोर्स कुछ भी, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड लॉ। अब हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ हमें क्या बताता है, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। कैसे दिखे, if टू एलिमेंट लिया हमने, सपोज जैसे हमने ये 2 एलिमेंट लिया, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड ये बना रहा है, जैसे ये H2O बना रहा है और H2 प्लस O2 ये रिएक्ट होके H2O2 भी बना रहा है। इफ 2 एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट है, ये कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, H2O2 ने कंबाइन होके H2O को भी बनाया और किसको भी बनाया H2O2 को भी बनाया। देन द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ये जो एक इसमें आप देखिए इसका मास आपको फिक्स दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ मास, यदि मैंने इसका मास लिखा तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, यानी 1:8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:32, यानी ये कितना हो जाएगा 1:16,
ठीक है। तो यदि मैं इसको क्लीन कर दूं यहाँ से, तो ये रेशियो इसके क्या है, 1:8 और 1:16, ठीक है। अब इसमें देखिए ये बोल रहा है कि वन कंपाउंड ऑफ द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ये एक फिक्स मास के साथ, ये जो आपका ऑक्सीजन है इस एलिमेंट की बात कर रहा है कि यदि ये किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ यदि रिएक्ट करता है तो इनके बीच में, मतलब ये ऑक्सीजन के बीच में एक सिंपल होल रेशियो होगा। कैसे सिंपल होल रेशियो होगा, देखिए ये 1:2 हो जाएंगे, ये दोनों, ये ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशियो क्या निकला, 1:2 निकला यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो। तो बस यही क्या है, मल्टीपल प्रपोर्शन है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज जैसे नाइट्रोजन है, यदि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, जैसे N2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म, ये क्या क्या बनाती है, ये बनाती है, ये N2O भी बनाती है, ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो NO भी बना लेता है, N2O3 भी बनाता है, N2O4 मतलब इसको NO2 बोलते हैं, ये भी बनाता है, और N2O5 ये भी बनाता है। और इनके बीच में ये जो नाइट्रोजन है ये फिक्स रहेगा, और ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस ऑक्सीजन के बीच में एक सिंपल होल रेशियो होना चाहिए। देखिए ये हमने लिखा यहाँ पर कंपाउंड, क्या लिखा मैंने, नाइट्रोजन, यहाँ लिखा ऑक्सीजन। देखिए ये कंपाउंड हो गया, NO, N2O, NO, N2O2, N2O5, ये लिखा है। अब यहाँ पर इसका मास लिख रहे हैं। नाइट्रोजन का मास तो यहाँ कितना है, 28, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है, 60। नाइट्रोजन का यहाँ पर मास कितना है, नाइट्रोजन का मास है 40 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ पर नाइट्रोजन का 28, 16 3 का 48, नाइट्रोजन का 40, ऑक्सीजन का 16 3 का 32, 28 और 16 5 का 18। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन है ये इसके फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तो अलग अलग मास है, तो हम क्या करते हैं कि यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों, तो इसमें ये तो 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि दोनों को हमने किया, दोनों को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर भी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन हो गया। तो ये तो 28 ही है, इसको तो मल्टीप्लाई हमने करना ही है, इसको हमें 28 बनाना है, तो ये 28 हो जाएगा, तो ये भी जस्ट डबल होकर क्या हो जाएगा, 32। ये 28 है, तो ये तो इसमें तो हमने इंक्रीज नहीं किया, 14 है, तो इसको यदि हम 28 बनाएंगे तो इसको भी जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इसके बाद ये 28 ही है और ये 80 है। आप देखिए कि इस एलिमेंट की वो बात यहाँ पर कर रहा है, one compound, more than one compound, the mass of one element, the mass of one element that combined with a fixed mass, that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। मतलब ये किसको बियर करेंगे, it bear a small whole number। कैसे, देखिए ये पूरा आपको 16 का टेबल दिख रहा है, 1:2:3:4:5, 16 का टेबल है ना, इसको यहाँ से कट करेंगे, है ये रेशियो में यदि इनको बनाएंगे तो 1:2, देखिए 1:2, 2:3, 3:4 और 4:5 में ये ऑक्साइड्स ऐसे अरेंज, ठीक है। मतलब कि ये इसकी फिक्स ऑक्सीजन जो है इसकी फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट बियर a small whole number that is 1:2:3:4:5। ये यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसका एक और एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। सपोज जैसे NH3 है और NH2 है,
ये तो अमोनिया होता है और इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। तो इसमें फिक्स क्या है, यहीं से दिख जा रहा है इसमें, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। 40 रेशियो यहाँ मैंने क्या लिखा 3, और यहाँ मैंने क्या लिखा, ये हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको नीचे लिखूंगी NH2, तो इसमें इसका कितना हो जाएगा 14/2, इसका कितना हो जाएगा 2। तो देखिए एक सिंपल रेशियो है, और ये जो रेशियो है ना, ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 3:9, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब नियरली होने चाहिए, जैसे 3:2 पे यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, 3:5, 3:6 ऐसे हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 3:12 ऐसे नहीं, ठीक है। एक सिंपल होल रेशियो में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद हम 4th नंबर का लॉ देखते हैं, जो कि है गैल्यूसेक। लेकिन उसके पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेफरेंस बुक में दिया हुआ होता है, तो और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है, ये क्या बताता है हमको, इसको हम पढ़ते जाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट, तो हमने कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट लेना है, जैसे हमने कार्बन लिया और यहाँ पर सल्फर लिया, रिएक्ट सेपरेटली विद 3rd एलिमेंट। अब ये क्या करेंगे, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे तीसरा एलिमेंट हो गया हमारा ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन ले लिया, 3rd एलिमेंट सेम रहेगा दोनों में, और वो फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, यही बनाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ, ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मास फिक्स है, इसका मास कितना है, यहाँ पर इसका मास कितना दिख रहा है आपको 32, यहाँ पर भी इसका मास कितना दिख रहा है 32। ये फिक्स्ड मास में 2 डिफरेंट एलिमेंट के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है। 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली कंबाइन करने का मतलब ये है कि अलग अलग कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे 3rd एलिमेंट के साथ, तो वो 3rd एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, ये 3rd एलिमेंट है, इसका मास फिक्स होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका यदि मैं रेशियो निकालूं, तो इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 12:32, यहाँ पर इस कंपाउंड का रेशियो निकालूंगी तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा 32:32, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अभी मैंने अलग अलग लिखा है, इस ऑक्सीजन को, ये 3rd एलिमेंट है और सेम एलिमेंट है, तो इसको एक साथ लिख देती हूँ, ऐसे लिखा मैंने, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर इसने CO2 बनाया, यहाँ पर इसने SO2 बनाया, यहाँ पर इसका रेशियो क्या था 32:32, यहाँ पर 12:32। अब ये तो फिक्स्ड मास था इसका, ठीक है, 32:32। अब यहाँ पर देखिए वो क्या पूछ रहा है, इसके बाद वो बोल रहा है द रेशियो इन विच दे डू सो। स्टार्टिंग से किसकी बात हो रही है, दे किसके लिए बोला उसने, दे ये एलिमेंट्स के लिए बोला है, द रेशियो इन विच दे डू सो, है ना। तो ये दोनों एलिमेंट मतलब कार्बन और सल्फर किस रेशियो में रिएक्ट हुए, मतलब यहाँ पर जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाया और सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाया, तो उसमें इस ऑक्सीजन का तो मास फिक्स था, लेकिन कार्बन और सल्फर किस रेशियो में रिएक्ट किए थे, तो किस रेशियो में रिएक्ट किए थे, कार्बन और सल्फर यहाँ पर रिएक्ट किए थे, ये 12 था और ये यहाँ पर हमारा क्या था 32 था, तो यहाँ पर कार्बन और सल्फर का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो यहाँ पर क्या जाएगा 3:8 होगा, 3:8, ये 3, ये 8, 3:8 में द रेशियो इन विच दे डू सो, तो रेशियो क्या आया हमारा 3:8 आया, समझ में आया। When 2 different element combine सेपरेटली कंबाइन किए, अलग अलग कंबाइन किए उस ऑक्सीजन के साथ, जो हमारा 3rd एलिमेंट था, उसके फिक्स्ड मास के साथ ये रिएक्ट किए, उसके बाद वो बताना चाह रहा है द रेशियो इन विच दे डू सो, मतलब ये जो कार्बन है और ये जो सल्फर है, इनका जो रेशियो है
उसी रेशियो को उसने क्या बोला है, द रेशियो इन विच दे डू सो। उसके बाद थर्ड लाइन पढ़िए, थर्ड लाइन द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। अब दूसरे रेशियो की बात हो रही है, किस दूसरे रेशियो की बात हो रही है, देमसेल्फ जब वो कंबाइन होंगे, कंबाइन विथ ईच अदर, ये दोनों एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये कार्बन डाइसल्फाइड को बनाएंगे। अब यहां पर इसका रेशियो क्या है, ये कार्बन है 12 और ये सल्फर, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 60, 12 रेशियो 64, ये रेशियो। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर जो आपको रेशियो मिलेगा वो कितना होगा, 3 रेशियो 60, ये होगा। अब बीच वाली लाइन पढ़िए, द रेशियो इन विच दे डू सो, मतलब ये, अब वो क्या बोल रहा है, विल बी द सेम, तो ये दोनों रेशियो की बात कर रहा है वो, ये दोनों रेशियो जो है वो सेम हो सकते हैं या सिंपल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे यहाँ 3:8 आया है, यहाँ पर 3:16 है, तो हो सकता है, अभी मैंने इस एलिमेंट को लिया, यदि आप किसी और एलिमेंट को लेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर 3:8 ही आ जाए, 3:8 यहाँ है, 3:8 यहाँ आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3:16 यहाँ है तो 3:16 यहाँ आ जाए, या फिर वो क्या होता है, सम सिंपल मल्टीप्लाई। सम सिंपल मल्टीप्लाई है, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर ये दोनों रेशियो को आप कंपेयर करिए, सिंपल मल्टीप्लाई है एक दूसरे के, क्यों, 2:1 नहीं है, 2:1 है, ये क्या हो गए, सिंपल मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए इसका रेशियो हम निकाल ही लेते हैं, इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कि सम सिंपल मल्टीप्लाई की जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है, स्मॉल होल नंबर रेशियो, स्मॉल होल नंबर रेशियो। वो क्या बनाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताना है, इस रेशियो के बीच में और इस रेशियो के बीच में रिलेशन को बताना है, तो वो क्या बोल रहा है, वो क्या होगा, उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। कैसे देखिए, इन दोनों का मैं रेशियो निकालू, इसका और इसका रेशियो निकालू, 3/8 डिवाइडेड बाय 3/16, तो ये ऊपर जाएगा तो 3/8 इंटू 16/3, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2:1 आ जाएगा, 2:1, ठीक है। अब मैं इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने अब मैंने टू डिफरेंट एलिमेंट लिया, एक सल्फर लिया और दूसरा मैंने ऑक्सीजन को लिया, कंबाइन सेपरेटली विद द सेम मास, ये कंबाइन करेंगे एक थर्ड एलिमेंट के साथ, वो लिया मैंने हाइड्रोजन, लेकिन उसमें इसका मास कैसा होना चाहिए, फिक्स। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2S बनाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2O बनाएगा। देखिए इस थर्ड वाले का मास फिक्स है, यहाँ भी कितना है 2 और यहाँ भी कितना है 2। द रेशियो इन विच दे डू सो, मतलब ये जो दो एलिमेंट का रेशियो है वो कितना होगा जब वो इस थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इसमें वो किस, ये तो फिक्स है 2:2, सल्फर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का 16, तो हमें सल्फर एंड इस ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है कि वो किस रेशियो में थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट हुए थे, तो किस रेशियो में हुए थे वो 32 रेशियो, यहाँ पर कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला रेशियो है। अब उसके बाद इसमें दूसरे रेशियो की भी बात करिए कि जब वो देमसेल्फ कंबाइन होंगे, मतलब ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे, तो यहाँ पर ये बन गया SO2। इसमें उसका जो रेशियो निकलेगा, जैसे यहाँ पर रेशियो क्या निकल जाएगा 32 और यहाँ पर 32, तो ये 1:1, तो ये जो रेशियो यहाँ पर निकलेगा और ये जो रेशियो है ये एक दूसरे के क्या होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई होंगे। यदि हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो क्या जाएगा 2:1 डिवाइडेड बाय 1:1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2/1 इंटू 1/1, तो ये यहाँ पर क्या जाएगा 2/1, एक सिंपल रेशियो निकल के आएगा। इसके बाद हम फोर्थ लॉ को पढ़ेंगे, गैल्यूसिक लॉ। गैल्यूसिक लॉ, when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided by all gases are at same temperature and pressure.
इसमें बता रहा है कि यदि रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और यदि उसमें सारे रिएक्टेंट क्या हो, गैस, और कंबाइन होने के बाद वो किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, गैस ही बना रहे हैं, तब उनके बीच में क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे हमने लिया H2 प्लस इसकी रिएक्शन हमने Cl2 से करा, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2HCl। ठीक है, अब इसमें ये हाइड्रोजन हमारा किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, क्लोरीन गैस फॉर्म में, और यहाँ जो HCl बना ये भी गैस फॉर्म में। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये रिएक्ट करेंगे इनमें क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। कैसे सिंपल रेशियो होगा, देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये H2 जो है इसका कितना वॉल्यूम लगा, इसकी स्टोइकियोमेट्री देखिए, यहाँ पर इसकी स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, इसका मतलब 1। तो यहाँ पर इसके कितने वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है। यहाँ पर इसके कितने वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, और यहाँ पर इसका कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। तो इनके जो वॉल्यूम होते हैं उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होता है। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या है, 1:1:2 है इनके बीच का रेशियो। ठीक है, अब इस लॉ को समझाने का मीनिंग ये है कि देखिए यदि मैंने हाइड्रोजन गैस को मैंने यदि 40 ml लिया और इसको भी यदि मैंने 40 ml लिया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगी वो हाइड्रोजन क्लोराइड कितनी होगी, 80 ml। इसमें देखिए यदि मैं इसको 20 ml ले लूं और इसको 40 ml ले लूं, और फिर आप सोचेंगे कि ये और ये क्वांटिटी ऐड हो जाए। यदि सपोज मैंने इसको 20 ml लिया है और इसको मैंने यदि ले लिया 40 ml, और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसको पहले तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। देखिए जैसे आपको शरबत बनाना है, ठीक है, यहाँ पर जो काम करता है ना वो एक कॉन्सेप्ट काम करता है लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर समझाती हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। देखिए जैसे आपको शरबत बनाना है, आपके पास बहुत सारा वाटर है, बकेट भर के आपके पास वाटर है, और आपके पास 250 ग्राम क्या है, शुगर है, और 1 लेमन है। अब मैंने कहा आपको कि आप शरबत बनाइए, तो आप क्या 50 लोगों के लिए, ठीक है, 50 पीपल्स के लिए क्या आप बना सकते हैं शरबत? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि शुगर तो आपके पास कम है, तो वो जो शुगर हो गई वही क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी किस पर डिपेंड कर रहा है, शुगर पर डिपेंड कर रहा है, कि शुगर और लेमन पर डिपेंड कर रहा है कि वो जितने होंगे क्वांटिटी में उसके अकॉर्डिंग ही आप वाटर को यूज करके और क्या बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं कि ये अभी आपने 20 ml ले लिया, जब इसको 20 ml लिया है तो इसका जितना वॉल्यूम लग रहा है सेम क्लोरीन का भी उतना ही वॉल्यूम लग रहा है। मतलब आप इसमें 100 ml भी डाल देंगे तो जो आपका HCl मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 ml को क्या प्रोड्यूस करेंगे आप, इसका जस्ट डबल। देखो यहाँ पर जो है इसका जस्ट डबल उसने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, तो कितना बना लेंगे, 40 ml वो HCl को बना लेंगे, और 20 ml जो CO2 है वो इसी में बची हुई रह जाएगी। वो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, रिएक्ट करने के लिए उसे हाइड्रोजन चाहिए, बाकी की बची हुई 20 ml, तो रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। सपोज जैसे मैंने लिया N2 प्लस H2 gives 2NH3, ये मैंने यहाँ पर लिया। अभी देखिए यहाँ पर इसके कितने वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसके 3 वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसका 2 वॉल्यूम है। सपोज जैसे मैंने नाइट्रोजन को ले लिया 80 ml, हाइड्रोजन मैंने ले लिया 60 ml। देखिए इसका वॉल्यूम कितना था, 1, तो इसके 1 वॉल्यूम के साथ इसका 3 वॉल्यूम कंबाइन करना है। तो मैं यदि कहूँ कि यदि इसके 20 ml के साथ तो कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, इसके 3 टाइम ज्यादा, तो ये कितने 60 ml कंज्यूम हो जाएगा। और यहाँ पर जो अमोनिया बनेगा वो अमोनिया कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा, मतलब कि 1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो रहा था, 20 ml। तो यदि ये मेरा 1 वॉल्यूम है, इसका रेशियो क्या है, 1:3 रेशियो, यहाँ पर ये क्या है, रेशियो 2 है। अब यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर 2, तो 1 जो आपने लिया हुआ है 20 ml, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 ml। तो यहाँ पर आपकी अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी, 40 ml अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व इसका। देखिए इस क्वेश्चन में व्हेन 80 ml NH3 रिएक्ट विद 100 ml ऑफ O2, ये NH3 है, ये रिएक्ट कर रही है O2 के साथ इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगी,
ये बनाएगी, ये इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, ये बनाएगी NO प्लस यहाँ पर ये बनाएगी H2O, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NO गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये जो लॉ है वो सिर्फ वैलिड है किस पर, गैस के लिए। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट, ये रेशियो किस किस के बीच में बताएगा, रिएक्टेंट जो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, और प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है उसका वॉल्यूम ये नहीं बता सकता, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर देखिए हम इस वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर जब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए ये इक्वेशन अभी बैलेंस है, इस इक्वेशन में इसके बाद आपको देखना है कि इसके कितने वॉल्यूम है, इसके 4 वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसके 4 वॉल्यूम, इसके 5 वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 5 वॉल्यूम के साथ कंबाइन हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 4 वॉल्यूम NO गैस को बना रहे हैं। और हमें ml कितना दिया हुआ, 80 ml NH3 दिया हुआ है, 80 ml ये दिया हुआ है। और O2 कितना दिया हुआ है, 100 ml हमें O2 दिया हुआ है, 100 ml O2 दिया हुआ है। अब पूछा है कि NO कितना होगा। तो देखिए यदि मैंने 1 वॉल्यूम को कंसीडर किया 20 ml, तो 4 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। तो 5 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, आएगा 4 वॉल्यूम बनना चाहिए, मतलब कितना 80 ml बनना चाहिए, 80 ml NO हमारी बनेगी इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है 100 ml ऑफ O2 रिएक्ट विद 50 ml ऑफ H2, मतलब ये रिएक्शन हो रही है, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ये रिएक्शन हो रही है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसके कितने वॉल्यूम है हाइड्रोजन के, इसके 2 वॉल्यूम है। ये ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम के साथ कंबाइन करते हैं, 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करते हैं। और कितना वॉल्यूम H2O बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसके 2 वॉल्यूम, मतलब कि दिया हुआ कितना है क्वेश्चन में, 100 ml O2, ये हमको 100 ml है, 50 ml H2, ये 50 ml H2O। अब वो पूछ रहा है कि H2O जो बनेगा, H2O कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होगी। तो यदि मैंने इसको 50 ml लिया तो इस ऑक्सीजन के कितने ml लगेंगे, इसके तो 25 ml ही लगेंगे। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट यहाँ पर से सिर्फ कितना कंज्यूम्ड होगा, 25 ml कंज्यूम्ड होगा। और यहाँ पर जो H2O बनेगा उस H2O का अमाउंट कितना होगा, उसका 2 वॉल्यूम होगा, 50 ml H2O फॉर्म होगा। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है इज देयर एनी अनरिएक्टेड वॉल्यूम रिमेन्ड ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या कुछ अनरिएक्टेड वॉल्यूम बच जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन का 75 ml अनरिएक्टेड वॉल्यूम बच जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको हाइड्रोजन मिलेंगे ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये गैल्यूसेक पर कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं जो हमारा लास्ट लॉ है। देखिए नेक्स्ट लॉ हमारा एवोगैड्रो लॉ, ये 5th नंबर का लॉ है। ये बोलता है इक्वल नंबर ऑफ गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है, और कंडीशन है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होना चाहिए। इसके पहले हमने जो लॉ पढ़ा था, इसके पहले जो हमने गैल्यूसेक लॉ पढ़ा है उसमें भी सेम कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि यदि मैंने एक सिलेंडर लिया, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में यदि मैंने 100 ml ऑक्सीजन गैस को फिल किया, एक सिलेंडर लिया मैंने, इसमें मैंने N2 गैस को फिल किया, गैसेस के लिए बात हो रही, गैसेस के वॉल्यूम के लिए बात हो रही, ये 100 ml गैसेस को इसमें भी मैंने फिल किया। तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, इक्वल मतलब सेम, वॉल्यूम दोनों का क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, दोनों के सेम है। तो यदि मैंने कहा कि इस ऑक्सीजन में सपोज यदि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सपोज जैसे 84 मॉलिक्यूल्स है, 84 मॉलिक्यूल्स है, तो इस गैस में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 84 मॉलिक्यूल्स होंगे। आप कोई और गैस ले लें, आप ऑर्गन गैस ले लें, ऑर्गन गैस को ले लें 100 ml, तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 84 मॉलिक्यूल होंगे। मैं सपोज बता दूं एक क्वांटिटी आपको कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए यदि आपने यहाँ पर इस सिलेंडर में O2 को लिया
और इस O2 को आपने 50 ml लिया है, तो यदि इस 100 ml में 84 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके 50 ml में कितने मॉलिक्यूल होंगे? इसके 50 ml में मॉलिक्यूल होंगे 42 मॉलिक्यूल होंगे, 42 मॉलिक्यूल होंगे। अब यदि मैं इसको हाफ करूं तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 42। लेकिन अभी मैंने 200 ml क्या ले लिया? मैंने N2 को लिया है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? 168 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे। यदि मैंने कहा कि मैंने इसमें यहाँ पर वॉल्यूम जो लिया हुआ है वो वॉल्यूम मैंने लिया 300 ml, 252 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे। इसको यदि मैं समराइज करके बोलूं तो समराइज करके ऐसे बोल सकती हूँ कि 100 ml O2 contain X molecule। तो यदि मैं 200 ml O2 के लिए बात करती हूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 into X molecule। सेम ऐसे यदि मैं 300 ml के लिए करूँगी तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। यदि मैं 50 ml N2 के लिए बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X by 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यदि मैंने कहा कि 100 ml N2 तो इसमें क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? X मॉलिक्यूल ही। बताने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने n से रिप्रेजेंट किया। मोर वॉल्यूम मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या था हमारा? एवोगैड्रो लॉ। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।